हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तावना के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइज, लास्ट तक आप जुड़े रहना। सबसे पहले हम प्रस्तावना के बारे में जानते हैं कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना किसी भी कानून या अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं उद्देश्यों का उल्लेख करती है। क्या करती है? प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना किसी भी कानून या अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं उद्देश्यों का उल्लेख करती है। भारत की जो प्रस्तावना है हमें बताती है किस किस के बारे में नॉलेज देती है कि हमें जो प्रस्तावना है वो बताती है कि संविधान का स्रोत क्या होगा। सेकंड, हमें बताती है कि भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी होगी। यानी कि फर्स्ट पे हमें बताती है प्रस्तावना की संविधान का स्रोत क्या है, भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है, इसके उद्देश्य क्या है, कि जो प्रस्तावना हमें बताई गई है संविधान की, तो उस संविधान का उद्देश्य क्या है और जो प्रस्तावना है इसे अपनाने की तिथि क्या है। जैसे कि सबसे पहले यदि क्वेश्चन आए कि भारत ने प्रस्तावना किस देश से ली गई है, तो इसका आंसर आएगा अमेरिका के संविधान से, क्योंकि अमेरिकी संविधान प्रस्तावना से शुरू होने वाला पहला संविधान था। भारत सहित कई देशों ने इस प्रथा का पालन किया। प्रस्तावना शब्द का तात्पर्य संविधान के परिचय या प्रस्तावना से है। यानी कि प्रस्तावना का अर्थ ही क्या होता है कि संविधान का परिचय। जैसे कि हमारा संविधान इतना बड़ा है, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, उसका सार रूप में प्रस्तुत ही हमारे प्रस्तावना है। इसमें संविधान का सारांश या सार शामिल है। प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालखीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है। गाइस, यहाँ से ध्यान रखना कि संविधान का पहचान पत्र किसे कहा गया। संविधान का पहचान पत्र प्रस्तावना को कहा गया और ये किसने कहा? N.A. पालखीवाला ने। किसने कहा? N.A. पालखीवाला ने। और संविधान की कुंजी किसे कहा गया? क्वेश्चन आता है कि संविधान की कुंजी किसे कहा गया है। संविधान की कुंजी भी प्रस्तावना को कहा गया। ये कब कहा गया? बेरुवाड़ी का वाद 1960 में आता है। इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसलिए इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। संविधान की जो प्रस्तावना है इसी को संविधान की आत्मा किसने कहा? क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया? प्रस्तावना को किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। संविधान की आत्मा अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा है। किसको कहा है? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? अंबेडकर ने। यदि क्वेश्चन आए कि ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, उसमें आप आंसर लगाओगे संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तावित किया गया। ये कब किया गया? 13 दिसंबर 1949 को। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को पेश किया और ये इसमें संशोधन करके आगे प्रस्तावना का रूप दिया गया। इसे संविधान संशोधन द्वारा कौन से संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें 3 नए शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन से पहले 1960 में एक वाद आता है, बेरुवाड़ी का वाद। कब आता है? 1960 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन 13 साल के बाद 1973 में एक और वाद आता है, केशवानंद भारती
वर्सेज केरला सरकार वाद। कौन सा आता है? केशवानंद भारती वाद वर्सेज केरला सरकार। ये कब आता है? 1973 में आता है। जो केशवानंद भारती वाद था, ये इसमें आज तक की सबसे बड़ी पीठ बैठती है। कितनी बैठती है? 13 जजों की पीठ इसमें बैठती है। और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग है। क्या कहा गया? कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है। अंततः जो संसद है इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन इसमें एक बात और कही गई थी कि संसद संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत, लेकिन इसमें संसद जो भी संविधान का मूल ढांचा है उसमें किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। यानी कि यदि क्वेश्चन आए कि मूल ढांचे की अवधारणा किस वाद से आती है, तो आप इसमें बोलोगे कि केशवानंद भारतीवाद। यानी कि केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अपना जो पीछे बेरुवारी वाद में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और 1973 यानी कि केशवानंद भारती में बिल्कुल उसका अपोजिट कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है। संशोधन किसके तहत कर सकती है? आर्टिकल 368 के तहत। हालांकि संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का मूलभूत ढांचा बदला नहीं जा सकता। भारत का संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। हम भारत के लोग, यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग। यदि क्वेश्चन आए कि प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, तो हम कहेंगे कि प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। और यदि क्वेश्चन आए कि प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और यदि क्वेश्चन आए कि प्रस्तावना को किस देश से लिया गया, तो इसका आंसर आएगा अमेरिका। गाइस ध्यान रखना, हमने प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा को हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। हम भारत के लोग, यानी कि इस लाइन के पीछे कहने का मतलब क्या है कि हम भारत के लोग, यानी कि भारत के संविधान में शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता। यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण मतलब बिल्कुल पूरा का पूरा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता के साथ हम भारत के आंतरिक व बाह्य जितने भी डिसीजन है उनको ले सकते हैं। भारत राज्य के पास संविधान द्वारा दिए गए प्रतिबंधों के भीतर सब कुछ करने की स्वतंत्रता है, क्योंकि इसमें कहा गया कि संविधान में राष्ट्र अपना संविधान तब तक नहीं बना सकता जब तक कि संप्रभु न हो। समाजवादी का अर्थ क्या है? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मूल प्रस्तावना में समाजवाद का उल्लेख नहीं था। समाजवाद एक ऐसे आर्थिक दर्शन के रूप में समझा जा सकता है जहां उत्पादन और वितरण के साधन राज्य के अधीन हो, यानी कि जिस पर जितने भी हमारी भूमि या उत्पादन या वितरण के साधन है उनका स्वामित्व किसके पास हो? राज्य के पास हो। हालांकि अभी हम पूर्णतः समाजवाद नहीं है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है बिल्कुल समाजवाद नहीं है। 1991 में हमने हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसकी प्रकृति को चेंज किया। एलपीजी आए, कब आए थे? 1991 में। उसके बाद हमारी जो अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति है उसमें चेंज किया गया। लेकिन समाजवाद, हालांकि आज भी हमारे देश में बहुत सी चीजों पर किसका? राज्य यानी कि सरकार का प्रभुत्व है। पंथ निरपेक्ष यानी कि उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष की परिकल्पना इस प्रकार से की गई है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, यानी कि राज्य का अपना खुद का धर्म नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, यानी कि
कंट्री का धर्म है कौन सा? इस्लामिक कंट्री है, यानी कि वहाँ पर इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। ऐसे यूएई है, सऊदी अरब, ये क्या है? एक इस्लामिक कंट्री है, यानी कि उनके राष्ट्र का धर्म इस्लाम है। लेकिन भारत राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है, यानी कि ये पंथ निरपेक्ष है और सभी व्यक्ति समान रूप से अपने विवेक की स्वतंत्रता के हकदार होंगे और वे अपनी पसंद के धर्म को अपनाने, उसका प्रचार करने के लिए स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र है। और इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। पंथ निरपेक्ष भी हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए क्या करते हैं? इसमें जो लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को कितनी प्रकार के न्याय, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, गाइस याद रखना, इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यदि क्वेश्चन आए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख है, तो इसमें आएगा 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? स्वतंत्रता हमें प्रस्तावना में 5 प्रकार की दी हुई है। कौन कौन सी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। गाइस इसके सीक्वेंस को भी ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में सीक्वेंस ही पूछा जाता है, यानी कि जो स्वतंत्रता है विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। यदि क्वेश्चन आ सकता है कि स्वतंत्रता भारत में के संविधान में स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ है? यदि क्वेश्चन आए कि स्वतंत्रता का उल्लेख भारत में के संविधान में कहाँ है, तो कहाँ पर होगा? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, यानी कि 2 जगह हमारा स्वतंत्रता का उल्लेख है, एक तो मौलिक अधिकार में और एक प्रस्तावना में। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी कि क्वेश्चन आए कि समता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की समता। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की। कौन कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत के 2006 विक्रम संवत को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित या जनता को समर्पित करते हैं। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे आगे हम प्रैक्टिस में करेंगे। और अब समझ लेते हैं कि संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान का उद्देश्य क्या है, यानी कि संविधान समय के जो प्रस्तावना है उसमें हमें 3 प्रकार के न्याय की उल्लेख किया गया है। न्याय का उल्लेख कितना है? 3 का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद स्वतंत्रता दी हुई है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। स्वतंत्रता हमें कितनी प्रकार की दी है प्रस्तावना में? 5 प्रकार की। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की व उपासना की। यदि क्वेश्चन आए स्वतंत्रता का उल्लेख भारत के संविधान में कहाँ पर है, तो आंसर आएगा प्रस्तावना और मौलिक अधिकार में। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि समता यानी कि समानता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, अवसर और प्रतिष्ठा की। व्यक्ति की गरिमा की, राष्ट्र की एकता और अखंडता। प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से हैं, यानी कि प्रस्तावना के अधिकार का स्रोत क्या है? प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान अपना अधिकार भारत के लोगों से प्राप्त करता है, यानी कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? भारत के लोग, यानी कि भारत की जनता
प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत है। भारतीय राज्य की प्रकृति, यानी कि भारत के राज्य की प्रकृति कैसी है। भारत के राज्य की प्रकृति क्या है? भारत को एक संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था घोषित करता है। संविधान के उद्देश्य क्या है? न्याय, समता, समानता, बंधुत्व के उद्देश्य के रूप में यह निर्दिष्ट करता है। यानी कि संविधान का उद्देश्य क्या है? भारत की जनता को न्याय देना, समता देना, समानता देना और बंधुत्व बनाकर रखना। संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? या क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रस्तावना में किस तिथि का उल्लेख किया गया है। तो इसमें क्या आएगा? 26 नवंबर 1949 को की तारीख को संविधान को अपनाने की क्या तारीख थी? 26 नवंबर 1949, और इसी को प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। भारतीय संविधान के लागू होने की तारीख 26 नवंबर 1949 है। बिल्कुल है, हमने अभी पढ़ा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को हुआ। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, बता सकते हैं आप? ये हुआ था, बिल्कुल गलत है, 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। बिल्कुल ठीक है कि जो धर्मनिरपेक्ष है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूसी क्रांति से लिए गए हैं। बिल्कुल सत्य है कि भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूसी क्रांति से लिए गए हैं। तो इसका आंसर सही क्या रहेगा? ऑप्शन ए, यानी भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन जो संविधान बनकर तैयार हुआ कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अभी हमने कुछ हमारी प्रस्तावना में वर्ड्स देखे। सबसे पहले हमने देखा था संप्रभु। संप्रभु का तात्पर्य है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर है और न ही उसका प्रभुत्व किसी अन्य राष्ट्र पर है। यानी कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। भारत अपने आंतरिक व बाहरी यानी कि विदेशी निर्णय को लेने में स्वतंत्र है। इसके ऊपर कोई भी प्राधिकार नहीं है, किसी भी बाहरी शक्ति का इस पर कोई भी अधिकार नहीं है, और यह अपने स्वयं के मामले को यानी आंतरिक और बाह्य दोनों का संचालन करने के लिए स्वतंत्र है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत या तो किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है या अपने क्षेत्र का एक हिस्सा किसी विदेशी राज्य के पक्ष में दे सकता है। जैसे कि हमने पढ़ा था 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन में बांग्लादेश के साथ हमने कुछ जमीन का एक्सचेंज की थी, यानी कि कुछ जमीन हमने जो बांग्लादेश की भारत में थी हमने अपनी तरफ रखा, और जो भारत की बांग्लादेश की तरफ थी वो बांग्लादेश को ट्रांसफर की। यानी कि हमने कुछ भूमि के टुकड़े का एक्सचेंज बांग्लादेश के साथ किया। क्यों किया? क्योंकि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। नेक्स्ट है समाजवादी। अभी हमने समाजवादी के बारे में कुछ पढ़ा था, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद जोड़ा गया था। यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 वर्ड हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए थे। क्यों जोड़े गए थे? 1973 का जो केशवानंद भारतीवाद आता है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग है और आवश्यकता पड़ने पर संसद इसमें आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है। इसलिए प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया और समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता।
42वें संविधान आंदोलन से पहले संविधान में राज्य के नीति निर्देश तत्व सिद्धांत के रूप में समाजवादी सामग्री थी। यानी कि क्वेश्चन आए कि समाजवाद का उल्लेख संविधान में कहाँ पर है, तो इसका आंसर आएगा कहाँ पर है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत और कहाँ पर, प्रस्तावना में। कहाँ पर आएगा, प्रस्तावना और डीपीएसपी में। विशेष रूप से समाजवाद का भारतीय ब्रांड एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। यानी कि भारत का जो समाजवाद है वो एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवाद समाजवाद, जिसे राज्य समाजवाद भी कहा जाता है। यदि हम देखा जाए तो आज के विश्व दो भागों में बटा हुआ है, एक साम्यवादी यानी कि समाजवाद और दूसरा पूंजीवाद। रशिया, चाइना, ये सभी क्या है, साम्यवाद यानी कि समाजवाद के प्रवर्तक हैं, जबकि यूएसए और नाटो के सदस्य जितने भी हैं वो सभी पूंजीवाद के संरक्षक हैं। समाजवाद में क्या होता है, इसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। यानी कि जितने भी उत्पादन के साधन हैं या वितरण के साधन हैं, सभी पर किसका अधिकार होगा, राज्य का यानी कि सरकार का अधिकार होगा। हालांकि भारत में अभी पूर्णतः समाजवाद नहीं है, क्योंकि 1991 के सामाजिक सुधार के बाद एलपीजी जो हमारी अर्थव्यवस्था में शामिल की गई, उससे हमारा जो अर्थव्यवस्था की प्रकृति है वो समाजवाद नहीं रही। दूसरी ओर लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। इसलिए कहा गया कि भारत पूर्णतः समाजवाद नहीं है, भारत क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, क्योंकि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को में विश्वास रखता है। यानी कि ना तो ये पूंजीवाद है और न ही ये साम्यवाद है, इसमें दोनों के गुण विद्यमान है। कुछ कुछ ये साम्यवाद है और कुछ कुछ पूंजीवाद है, जहाँ समाज, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में सहसंबंध, सह अस्तित्व होता है। उसके बाद देखते हैं लोकतांत्रिक, यानी कि लोकतांत्रिक का मतलब ही क्या है। अब्राहम लिंकन ने लोकतांत्रिक में बताया था कि लोगों का शासन लोगों के द्वारा। लोकतंत्र राजनीतिक जैसा कि प्रस्तावना में निर्धारित है, लोकप्रिय प्रभुत्व के सिद्धांत पर आधारित है, यानी लोगों द्वारा सर्वोच्च शक्ति का कब्जा है। यानी कि सर्वोच्च शक्ति कहाँ पर है, लोगों के हाथ में है। इसलिए हमारा जो देश है वो कैसा है, लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। यानी कि लोकतंत्र का मतलब है कि हमारे देश पर सबसे उच्च पद का जो निर्वाचन होता है वो भी जनता के द्वारा होता है, यानी कि चुनाव के द्वारा होता है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी सर्वोच्च शक्ति का सीधे प्रयोग करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में होता है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रयोग इसमें करते हैं, जैसे कि भारत में। गणतंत्र एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। लोकतांत्रिक को व्यवस्था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, उसको भी आगे दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही का मतलब है राज्य का मुखिया आमतौर पर राजा या रानी होते हैं और इनका जो पद होता है वो वसा अनुगत होता है। यानी कि पिता की मृत्यु के बाद आके उसका बेटा गद्दी पर बैठता है, बेटे की मृत्यु के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठता है, ये होता है वसानुगत। यानी कि जो मुखिया का, राज्य के मुखिया का, यानी कि राज्य के सर्वोच्च पद राजा या रानी के हाथ में होता है, अर्थात यह उत्तराधिकारी के माध्यम से कार्यालय में आते हैं। उदाहरण जैसे कि ब्रिटेन में किसका, रानी का शासन है। दूसरी ओर एक गणतंत्र राज्य में राज्य का प्रमुख हमेशा एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। और स्विट्जरलैंड, भारत का जो राष्ट्रपति है वो कैसे चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, क्योंकि भारत की जनता के प्रतिनिधि ही
आगे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, न कि आम जनता। आम जनता राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती, लेकिन आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कौन कौन लेते हैं उसका डिस्कस हम आगे राष्ट्रपति जब पढ़ाएंगे उसमें करेंगे। उसके बाद आता है न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का जिक्र है। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का जिक्र है? 3 प्रकार के न्याय का जिक्र है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और जो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देश सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से सुरक्षित है। सामाजिक न्याय जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को के साथ समान व्यवहार को दर्शाता है। यानी कि न्याय क्या है? सामाजिक न्याय किसी भी जाति, लिंग, धर्म, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी नागरिक भेदभाव नहीं करेंगे और बिना भेदभाव के समान रूप से समान व्यवहार से रहना ही सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय क्या होगा? आर्थिक न्याय आर्थिक कारकों के आधार पर लोगों के बीच गैर भेदभाव को दर्शाता है। यानी कि जो आर्थिक न्याय है इसमें आर्थिक जो भेदभाव को मिटाकर एक कम से कम आर्थिक गैप को दर्शाता है। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। यानी कि राजनीतिक न्याय क्या होगा कि सभी को राजनीतिक अधिकार प्राप्त। राजनीतिक अधिकार कौन से होते हैं? मत देने का अधिकार सभी को है। ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी अन्य जाति का है तो उसको मत देने से रोका जाएगा, या किसी का रंग यानी कि कोई थोड़ा सा काले रंग का तो उसको मत देने का अधिकार नहीं होगा, और यदि कोई कुछ ज़्यादा गोरा है तो वो 2 वोट दे सकता है। तो ऐसा भी नहीं है। तो राजनीतिक अधिकार क्या है? समान राजनीतिक अधिकार सभी को, सभी नागरिक कार्यालयों तक समान पहुंच और सरकार में समान आवाज़ मिलनी चाहिए। यानी कि जितने भी राजनीतिक कार्य होंगे उसमें समान रूप से सभी को किसी प्रकार की कोई भी पाबंदी नहीं होगी। नेक्स्ट है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। जो भी पार्ट हमारा किसी भी थ्योरी में रह चुका है तो उसको हम क्वेश्चन से कंप्लीट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ये बीपीएससी परी 1995 में आया हुआ है, और अब छोटे जो एग्जाम होते हैं उनमें भी अभी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑप्शन ए गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिक सत्तापन, या सार्वभौमिक सत्तापन, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। ऑप्शन सी सार्वभौमिक सत्तापन, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र, या ऑप्शन डी सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी गणतंत्र। देखो गाइस, गणतंत्र के बारे में हमने पढ़ा, सभी में गणतंत्र है। जनवादी, अब इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं। धर्मनिरपेक्ष के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा कि धर्मनिरपेक्ष सभी में है। समाजवादी यानी कि समाजवादी भी सभी में है। सार्वभौमिक सत्तापन इस सभी में, सत्तापन में, और जनवादी भी सभी में है। तो इसका क्रम क्या है? तो इसका आंसर रहेगा सार्वभौमिक सत्तापन, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह प्रेक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण से अभी निर्धारित किया गया? ऑप्शन ए गोलकनाथवाद, ऑप्शन बी बेरुवारीवाद, ऑप्शन सी संजन सिंहवाद, या ऑप्शन डी केशव नंद भारतीवाद। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी केशव नंद भारतीवाद 1973। ये कब आया था? 1973 में आया था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग है और संसद इसमें चाहे तो संशोधन कर सकती है। संशोधन किस आर्टिकल के तहत करते हैं? आर्टिकल 338 के तहत। गोलकनाथवाद कब आया था? ये
1967 में आया था। कब आया था? 1967 में आया था। इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। बेरूवारीवाद ये 1960 में आया और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भारत जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है, यानी कि पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए, धर्मों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी, धर्मों को एकीकृत करना। ऑप्शन सी, धर्मों को हतोत्साहित करना। या ऑप्शन डी, धर्मों के प्रति स्वरूप नजरिया रखना। तो इसका सही आंसर रहेगा धर्मों के प्रति स्वरूप नजरिया रखना, यानी कि भारत का जो भारत है हमारा, इसका कोई भी अलग से कोई धर्म नहीं है, यानी कि हमारे राज्य का यानी राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं है, यानी कि सभी प्रकार के धर्म के लोग यहाँ पर एक समान रूप से माने जाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब या अन्य अरबियन कंट्री है, ये सभी क्या है? इस्लामिक कंट्री है, यानी कि उनके राष्ट्र का धर्म है इस्लाम। इसलिए पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? इस्लामिक कंट्री, क्योंकि उनके राष्ट्र का धर्म ही क्या है? इस्लाम। जबकि भारत ऐसा तो नहीं है हिंदू कंट्री कहा जाता है, नहीं, इसमें सभी प्रकार के धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और धर्मों राष्ट्र सभी धर्मों को स्वरूप नजरिए से देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय प्रस्तावना में नहीं था? ऑप्शन ए, पंथ निरपेक्ष। ऑप्शन बी, समाजवाद। ऑप्शन सी, गणराज्य। या ऑप्शन डी, अखंडता। इसका आंसर सही क्या रहेगा? देखो, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, ये तीनों शब्द कब जोड़े गए? ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 को। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 को प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। यानी कि कौन से सम्मिलित नहीं थे? तीनों नहीं थे, 1, 2 और 4, यानी कि इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? यानी कि किस अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया? ऑप्शन ए, 41वां संविधान संशोधन अधिनियम। या ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन सी, 43वां संविधान संशोधन अधिनियम। या ऑप्शन डी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करके हटे हैं, तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग शब्द इंगित करता है? ऑप्शन ए, भारत के संविधान का स्रोत जनता है। ऑप्शन बी, भारत में शासन सर्वोच्च है। ऑप्शन सी, भारत के संविधान का स्रोत विभिन्न देशों का संविधान है। या ऑप्शन डी, भारत में जनता सर्वोच्च है। इसमें आंसर क्या आएगा? भारत के संविधान का स्रोत जनता है, बिल्कुल ठीक है। भारत में शासन सर्वोच्च है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। भारत के संविधान का स्रोत विभिन्न देशों का संविधान है, नहीं, स्रोत नहीं है। हमने विभिन्न देशों के संविधान से हमने कुछ चीजें हमारे संविधान में ऐड की हैं, लेकिन स्रोत नहीं है। ऑप्शन डी, भारत में जनता सर्वोच्च है, बिल्कुल है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? 1 और 4 दोनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति निहित है? यानी कि जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है उसमें संशोधन कौन कर सकता है? जनता, संसद, विधानमंडल या उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर रहेगा संसद, यानी कि संसद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। यह डिसीजन कब आया था? 1973 में केशवानंद भारती वाद में। संशोधन करने जब संशोधन करता है किस आर्टिकल के तहत संशोधन किया जाता है? आर्टिकल 338 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया
वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी शशि थरूर या ऑप्शन डी नानी पालकीवाला। इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी नानी पालकीवाला। गाइस 1973 का केशवानंद भारतीवाद सभी को याद है कि 1973 में केशवानंद भारतीवाद आया, और जो केशवानंद भारती थे ये केरल के एक जमींदार थे। ये भी सभी को पता है कि जो केशवानंद है वो कहाँ के थे, केरल के थे, एक जमींदार थे। लेकिन जो केशवानंद भारती जी का डिसीजन कोर्ट ने दिया उसका वकील भी होगा, तो केशवानंद भारती का वकील कौन थे? यही थे नाना जी पालकीवाला। यानी कि जो केशवानंद भारतीवाद आया उसमें केशवानंद की तरफ से वकील कौन थे? नानकी पालकीवाला। ये बहुत ही अच्छे विधिक विधि विशेषज्ञ थे, और इसी के तहत 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार है विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख? विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना और मौलिक अधिकार दोनों में किया गया है। ऑप्शन भी है कि धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 23 से आर्टिकल 28 तक किया गया है। गाइस ध्यान रखना, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता, बिल्कुल हमने पढ़ा था विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की प्रस्तावना में है, और मौलिक अधिकारों में भी हमें स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट है, धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 28 तक है, यानी ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो स्वतंत्रता का उल्लेख है, धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख, ये कहाँ से कब तक है? 25 से 28 तक। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना की शब्दावली में शामिल नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जो प्रस्तावना की शब्दावली में नहीं है? ऑप्शन ए उपासना की स्वतंत्रता, बिल्कुल है। व्यक्ति की गरिमा, बिल्कुल है। अवसर की समानता, ये भी बिल्कुल है। और कौन सा नहीं है? संघात्मक शासन। ये हमारी प्रस्तावना में संघात्मक शासन का कहीं पर उल्लेख नहीं है। गाइस ये थी हमारी वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।